Hi everyone, welcome to back V2 मैम क्लासेस। डियर लास्ट क्लास में हम लोग 39 सीरीज देखे थे और PYQ देखे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डियर, जो नर्सिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SIC के लिए या फिर आपका RRB के लिए या भी जो भी अपकमिंग में नॉर्सेट का एग्जाम होना उनके लिए, पोस्ट BSc के लिए, MSc के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहना डियर, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स है ना। सभी जगह जहाँ जहाँ पूछे गए वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए डियर, वॉच कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता जाता है तो आप साथ साथ में कमेंट करते जाएं, ताकि आपको ये होगा डियर कि आपने कितने मार्क्स लाए इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि ये आपका आज कितना है, 40 है, ठीक है ना। 39 कल था, आज 40 हो गया। तो डियर आइए हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है डियर, आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन जो दी गई थी, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है डियर, लेकिन क्वेश्चन था उसमें 76 नंबर में कि अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ ऑन हर्ट, है ना डियर, ओन्स ऑन हर्ट बीट इज कॉल्ड, ये पूछा गया था, अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑन ऑन्स हर्ट। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड स्वयं का हार्ट जो है अनप्लीजेंट अवेयरनेस किया जा रहा हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में था ब्रेडिकार्डिया, बी में था आपके पास डिस्निया, सी में था टैकीकार्डिया और डी ऑप्शन में था पाल्पिटेशन। ओके, तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब डियर आप लोग को पता है कि डिक्रीज हार्ट रेट होता है, क्या होता है, हार्ट रेट आपका डिक्रीज होगा। और आपका टेकीकार्ड डिस्निया का मतलब क्या होता है डियर, तो हमारा डिफिकल्टी होता है किसमें, ब्रीदिंग में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, आप लोग नोट कर ले डियर। उसके बाद ये टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज होता है हार्ट रेट, है ना, इंक्रीज होता है हार्ट रेट। ओके, लास्ट में पाल्पिटेशन जो होता है डियर, अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ ऑन ऑन्स हार्ट ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। ठीक है, तो राइट आंसर उसमें डी होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से डियर। आज का पहला क्वेश्चन जो है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा है फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर डेफिनेटली एग्जाम में आएगा आपका, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 1277 में देखते जाइएगा। राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन सी में एज है, बी में जेनेटिक फैक्टर है, सी में ओबेसिटी है और डी में सेक्स है। यहाँ पे डियर क्या है आपका कि नॉन मॉडिफाइबल का मतलब जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा यहाँ पे, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बिल्डिंग की मैं बात करूं डियर, मॉडिफाई करते हैं हम लोग, फिर उसको अच्छे से सजाते हैं, बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, बट उसको हम कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम कुछ भी ना कर सके, तो क्या लगता है डियर, एज को आप कर सकते हो? हम्म, क्या लगता है, जेनेटिक फैक्टर को कर सकते हैं आप चेंज, सेक्स को कर सकते हो, मेल फीमेल को चेंज, या फिर जो भी अदर में है, नहीं कर सकते हो। हम ओबेसिटी को चेंज कर सकते हैं, है ना, ओबेसिटी को क्या कर सकते हैं, मोटापा है तो उसको हम पतला में कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये चीजें डियर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओबेसिटी जो होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा फॉर हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा। तो आज के बाद आप लोग नॉन मॉडिफाइबल मॉडिफाइबल में कभी कंफ्यूजन मत रहिएगा, ये आपका राइट आंसर हुआ। बाद बाकी जिसको आप चेंज कर सकते हो मॉडिफाइबल में, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर में, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपरकाइलेमिया। यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपरकाइलेमिया। हाइपरकाइलेमिया डियर, अधिकाइलेमिया मतलब आप लोग को पता होगा, हाइपोकाइलेमिया, हाइपरकाइलेमिया। ठीक है, एबीजी के अंदर में आता है ये सब डियर, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर में, आरटीए ब्लड गैस, है ना, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज पोटेशियम लेवल, इंक्रीज यूरिन सोडियम लेवल। यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या होगा, 7 8 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें हमारा पोटेशियम के लेवल जो होता है डियर बढ़ जाता है तो हमारा हाइपर कहलाता है, यदि लो हो जाता तो हाइपोकाइलेमिया कहलाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन जो इंजेक्शन दी जाती है उसका अप्रोप्रिएट जो होता है, निडल साइज कितनी होगी अप्रोप्रिएट, तो 18 गॉज का होगा। यहाँ पे 11/2 लॉन्ग दिखा रही है, 22 गॉज है, 22 गॉज यहाँ पे दोनों में लॉन्ग अलग अलग है, और 25 आपका नंबर होता है डियर यहाँ पे GHO। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 7 9 में।
7 9 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। 25 नंबर्स 5/8 लॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 18 नंबर, विच पल्स इज पाल्पेटेड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर, विच पल्सेस इज पाल्पेटेड, रेडियल पल्स, टेम्पोरल पल्स, या फिर डियर कैरोटाइड पल्स, या फीमोरल पल्स। आप लोग का डियर पूरी पल्स साइट, जितने भी पल्स साइट हैं, डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं है डियर तो शॉर्ट वीडियो में एक मैं बना दिया करूंगी सब छोटे छोटे टॉपिक पे। पल्स साइट आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है, ठीक है। ये पोस्ट बीएससी में भी पूछा हुआ है। तो 80 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर 80 में? तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा, कैरोटाइड पल्स, ठीक है। कैरोटाइड पल्स नेक के पास होता है, ये गर्दन में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a manual mobilization technique used while performing chest physiotherapy? देखिएगा डियर, नॉट या मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज कब हम लोग जब यूज कर रहे हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म किया जा रहा है, तो कफिंग, क्लैपिंग, परक्यूशन या वाइब्रेशन, नॉट मैनुअल मोबिलाइजेशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन डी होगा, वाइब्रेशन। मैनुअल नॉट या मैनुअल मोबिलाइजेशन, आप मैनुअली वाइब्रेट नहीं कर सकते हो डियर। तो राइट आंसर क्या हो रहा है इसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन would the nurse anticipate the physician would order to increase the blood pressure for a patient with septic shock? देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, मेडिकेशन की बात किया है, कौन सी मेडिसिन अब यूज करोगे? वुड द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियंस वुड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर या पेशेंट विद सेप्टिक शॉक। पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है और सेप्टिक शॉक है दियर, तो इसमें हम लोग एट्रोपिन देंगे, डोपामिन देंगे, या डेगोक्सिन देंगे, या नाइट्रोग्लिसरिन देंगे। 82 में राइट आंसर क्या जाएगा? 82 में क्या देंगे डियर पेशेंट को? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, डोपामिन, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर या पेशेंट विथ नेजल ब्लीडिंग? यदि नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में हम रखेंगे? लाइट डाउन डाउन विथ फीट एलिवेटेड, सिटिंग अप विथ नेक एक्सटेंडेड, या लाइंग डाउन विथ ऑल पिलो अंडर द हेड, या सिटिंग अप विथ हेड स्लाइटली आपका लेनिंग फॉरवर्ड। तो 83 में आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? 83 का तो डियर हम लोग ऑप्शन डी में रखेंगे, सिटिंग अप विथ हेड जो है स्लाइटली रखेंगे, लेनिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, ताकि हम क्या कर सकेंगे, जो भी एस्पायरेशन ऑफ फूड है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे यदि इस पोजीशन में रख रहे हैं तो, ठीक है। तो आपका क्या है, प्रिवेंट द एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। प्रिवेंट द एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, उसको हम क्या कर पाएंगे, ब्लड को रोक पाएंगे डियर, एस्पायरेट करने से बचा पाएंगे यदि हम इस पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर या पेशेंट शेड्यूल फॉर एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम? शेड्यूल फॉर एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ऑप्शन ए में सॉल्ट इनटेक, फ्लूइड इनटेक, यूज ऑफ टोबैको, या फिजिकल एक्टिविटीज। रेस्ट्रिक्टेड फॉर या पेशेंट शेड्यूल फॉर एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर 84 में? तो ऑप्शन बी जाएगा, फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, fracture at right angle to the bone, या incomplete fracture in which the bone is bent, या fracture in which a bone fragment into several, या bone ends are no longer touching। 85 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? 85 में डियर ऑप्शन बी होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में होता है जरूर कमेंट बताइएगा, हम आप लोग कमेंट करके। राइट आंसर एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होती है डियर, आर इन विच द बोन इज बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 का डियर, अ पेशेंट इज लिवर फेल्योर, which of the following behavior changes is the most important assessment to report? कब होगी चेंजेस डियर? जब उसकी लिवर फेलियर हो रही है तो। ये आपका पीजीआई या हमारा स्टाफ नर्स में पूछा हुआ है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, या लेथार्जी, या फैटिक, या फिर नोजिया। 86 का यदि पेशेंट का डियर लिवर फेलियर हो रहा है, लिवर आपका फेल्यूर, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अकर्स जब होता है डियर, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लाइफ से रिलेटेड जुड़ जाता है डियर, उसका लाइफ में प्रॉब्लम
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जो होता है डियर इज द न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिवर फेलियर। हेपेटिक क्या है डियर? ये आपके क्या बताया, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ये न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस होता है किसके लिए, लिवर फेलियर का। तो सिम्टम्स ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की मैं बात करूं डियर, इंक्लूडिंग मेंटल स्टेटस चेंजेस एंड बिहेवियर चेंजेस में पहला जो होता है लेथार्जी होता है, दूसरा होता है ड्रॉनिस होता है, तीसरा होता है डिसोरिएंटेशन होता है, चौथा में आपका एजिटेशन होगा, पांचवा में डियर आपका मूड स्विंग्स होगा, एंड उसके बाद आपका मार्क कंफ्यूजन होगा, देन उसके बाद डियर स्टूपर्स होगा, देन उसके बाद डियर आपका कोमाटोज होगा पेशेंट का। ये सब सिम्टम्स आएंगे डियर। तो ये सारे जो मैंने अभी बताया उसमें से कौन सा आपको मिला डियर? तो यहाँ पे पहला ही लेथार्जी, राइट आंसर लेथार्जी होगा डियर इसके अंदर में। ठीक है, अदर डियर आपका लेथार्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्लियर सिम्टम्स फॉर असेसमेंट एंड टू रिपोर्ट इन द पेशेंट विथ लिवर फेलियर। देखिए डियर, इसलिए मोस्ट कॉमन आपका पूछता भी है तो कौन सा है, तो लेथार्जी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट्स द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हाइपोकाइलेमिया। फाइंडिंग इंडिकेट, क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंस, क्या है उसके पास फीलिंग हो रही है हाइपोकाइलेमिया। तो ये आपका एडिमा, मसल्स स्पाजम या कुसुम्बल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल डिस्टेंस। 87 में आपका क्या होगा? हाइपोकैलेमिया पूछा रही है, यानी कि इसमें क्या है, पोटेशियम की मात्रा लो हो रहा है, इंक डिक्रीज हो रहा है पोटेशियम की मात्रा। ठीक है ना, सीरम पोटेशियम लेवल डिक्रीज, यानी कि 3.5 से लेकर क्या होगा, बिलो होगा। 3.5 इसका नॉर्मल रेंज होता है, इससे आपका बिलो होगा डियर, तो हमारा क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोकैलेमिया का डियर, फैटिक होती हैं, आप लोग लिख भी लो डियर, फैटिक, एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस एंड मसल स्पाजम, डिक्रीज बाउल मोटिलिटी होती है, लेग क्रैम्प्स होता है, फिर आपका पैरास्थेटिक होता है, एलियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, और बीपी जो होता है इसके अंदर में कम हो जाएगा डियर, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, मसल्स स्पाजम होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेन फेल्ट इन काफ मसल्स व्हेन द dorsiflex with the leg extended at the knee, that is called, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा डियर, ये क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देने वाली है। पेन हो रहा फेल्ट इन काफ मसल्स व्हेन द dorsiflex, जब हो रहा है तो विथ द लेग हमारा पैर क्या हो रहा है, उसमें एक्सटेंड कर जा रहा है एट द नी, दैट इज कॉल्ड कर्निक साइन, या फिर आपका स्प्लेंडिंग साइंस, या होमन साइन, या गुडल साइंस। ये डियर आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये चीज मैं बता चुकी हूँ कुछ दिन पहले। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, कर्निंग साइंस, और ये मेनिंजाइटिस के अंदर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द नर्स विल इवैल्यूएट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट अंडरगोन क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है। क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस क्या चल रहा है पेशेंट को डियर, पेरिटोनियल डायलिसिस, वो भी लंबा समय से चलता आ रहा है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन, या फिर डिस्निया, या पेरिटोनाइटिस। ये क्वेश्चन काफी बार आप लोग को टकराया है डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा डियर, ऑप्शन डी जाएगा, पेरिटोनाइटिस। ये डियर जो आपका पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। अदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन यदि पूछता है डियर, अदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें लीकेज होगा एंड ब्लीडिंग होगा। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पूछेगा डियर क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल हर्नियाज होगा, लो बैक पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा। ये सब लॉन्ग टर्म वाला होगा डियर, क्रोनिक वाला में होगा। यदि एक्यूट में मैंने पूछा या फिर अदर में पूछा तो लीकेज और ब्लीडिंग होगी। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वेस्कुलर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट, कॉमन कॉम्प्लिकेशन बता रहा डियर कि इसका वेस्कुलर सर्जरी। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट इज पॉसिबल थ्रोम्बस हैज अकर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी में कर्निक साइन है, बी में आपके पास हिगार साइन है, सी में हॉमन साइन है, और डी में ब्रूस्की साइन है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वेस्कुलर सर्जरी। कॉमन कॉम्प्लिकेशन बता रहा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। तो 90 में राइट आंसर क्या होगा डियर? अब ये कर्निक साइन और ब्रूस्की साइन ये दोनों जान रहे हैं डियर आप लोग।
ये किसके रिलेटेड है? मेनिंजाइटिस से रिलेटेड, तो यहाँ दोनों तो होगा नहीं। अब बच गया हमारे पास हेगार-सन और होमन-साइन। इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए डियर? तो इसमें हमारा जो होगा होमन-साइन होगा, सी होगा डियर। सी इज करेक्ट आंसर। होमन-साइन जो होता है डियर क्या होता है? पेन इन द काफ आफ्टर द फुट इज शार्पली डॉर्सीफ्लेक्स, an indicator of deep vein thrombosis। इंडिकेटर ऑफ क्या होगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जो हो रहा है, ठीक है। वेस्कुलर सर्जरी की गई, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डेवलप इन द पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज। द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली और शुड इट डेवलप इन द पेशेंट विद क्या है? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, या फिर आपका डिक्रीज बाउल साउंड या शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, क्या हो सकता है डियर? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्निया एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज प्राइमरीली ड्यू टू। डिस्निया जो हो रहा है कि आपका एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, प्राइमरी कारण क्या हो सकता है? ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय एन एम्बोलस, या इंकुबलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल स्पेसेस ऑफ एल्वोलाई एंड द लंग्स, या सी में ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंची बाय द म्यूकस सिक्रेशन, या फिर कंप्रेशन ऑफ द लंग्स बाय डायलेटेड हार्ट। तो 92 में राइट आंसर क्या होगा डियर? इसके अंदर बढ़िया 92 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल स्पेस एंड एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। बी इज करेक्ट आंसर, करिए बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज अ प्री देखिएगा इसमें एज अ प्री cautionary measures you will perform the following test before taking a sample for arterial blood gas analysis। देखिए प्री cautionary measures you will perform following test, क्या परफॉर्म करेंगे? बिफोर क्या क्या लेना है डियर? एबीजी एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हॉमन्स टेस्ट या एलेंस टेस्ट या अडन्स टेस्ट या टेंडलबर्ग टेस्ट, 93 में क्या होगा? और डियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे जीएमसीएस चंडीगढ़ में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। तो 93 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑन अस्कल्टेशन ऑफ या ब्रेथ लेस पेशेंट यू हियर क्रैकिंग साउंड्स। जब आप सुन रहे हो तो क्या सुनाई दे रहा है डियर? क्रैकिंग, क्रैकलिंग, क्रैकलिंग एट द लंग्स बेस। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज निमोथोरिक्स, पल्मोनरी एडिमा, ब्रैंकियल अस्थमा या एम्फेसिमा। इसमें आपकी 94 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 94, इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टियल ब्लड गैस वैल्यू इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे ए बी जी से रिलेटेड डियर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस से क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में पूछता ही है। तो इसमें डियर यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात किया है, एसिडोसिस, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा डियर? नॉर्मल वैल्यू यदि आपको पता होगा तो करेक्ट कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है डियर, इसमें क्लिनिकल डिसऑर्डर जो होगा, पीएच की वैल्यू जो होगी लेस देन कितना होगा? पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा कितना? 7.3, 7.35 से 7.45 इसका नॉर्मल होता है डियर, है ना, यही होता है ना। तो इससे कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, 7.4 से कम होगा। पीए यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू की बात करें डियर, तो इसमें बढ़ जाएगा, 45 से ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और डियर यदि मे बी एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है, दोनों हो सकता है, स्टार्टिंग में हो या फिर लंबे समय से चलता आ रहा हो। नॉर्मल वैल्यू एबीजी का आप लोग को मालूम होना चाहिए डियर, कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, तभी तो आप इसका कर सकते हैं। तो यदि नॉर्मल वैल्यू पीएच की मैं बात करूं तो आपका कितना होता है डियर? 7.35 से लेकर कितना होता है? 7.45 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। PaCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो इसमें आपका कितना होता है डियर? 35 से 45 होता है। कितना होता है? 35 से 45 होता है। आप लोग लिख लो डियर सुन के ही। नेक्स्ट में बात करूं HCO3 का, यदि HCO3 की बात करूं मैं,
बाइकार्बोनेट की मैं बात करूँ, इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं डियर। इसका होता है 22 से 26, कितना होता है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट। क्या होता है डियर, मिली इक्विवेलेंट EQ पर लीटर, ये पर लीटर, MEQ पर लीटर। यहाँ पे आपको कितना है डियर, दूसरा में mm ऑफ Hg है। यदि CO2 पूछेगा तो mm ऑफ Hg होगा, mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यदि SaO2 की बात करें, यदि आपका ऐसे या फिर SpO2 की बात करें, ऑक्सीजन की मैं बात करूं, या CaO2 की हम बात करें हम लोग, PaO2 का, तो SaO2 ऑक्सीजन का डियर आपका 94% होता है। कितना होता है 94%, ठीक है ना। तो O2 में आपका कितना होगा 94%। ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है डियर, देखिए क्या क्या है कि पीएच का वैल्यू यहाँ पे 7.3 है ना, और यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 7.3 है, 7.5 है, दोनों हम लोग को देखना है। इसमें हमारा पीएच की वैल्यू घट रही है और आपका PaCO2 का वैल्यू बढ़ रही है, तब हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। याद रख लीजिएगा आज के बाद, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तभी होगी जब पीएच की वैल्यू घटेगी और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ेगी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 है ना, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 35 से 45 ही होता है, 50 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन अ 78 years old स्मोकर विथ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एंड डिफिकल्टी इन कफिंग आउट सिक्रेशन, द नर्सिंग डायग्नोसिस इज, ठीक है। तो कम्युनिटी रिक्वायर्ड निमोनिया विथ कफ, निमोनिया इज ऑलरेडी a smoker who needs chest physiotherapy, acute chest आपका infection with weakness of the chest muscles, या ineffective airway clearance related to effective effects of the pneumonia। तो 96 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा 96। तो इसमें ये 96 में हमारा आंसर जो जाएगा 1296 में ऑप्शन डी जाएगा। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी जाएगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 97 का, द बैंडेज दैट इज अप्लाई ओवर एन अम्पुटिनी स्टम्प while in preparation for या prosthetic is usually एज। तो स्पाइरल बैंडेज होगा, रिकरेंट बैंडेज, या फिगर ऑफ 8 बैंडेज, या सर्कुलर बैंडेज। अप्लाइड ओवर एन एम्पुटी नी के पास प्रॉब्लम आया डियर। तो प्रिपरेशन जब करो फॉर प्रोस्थेसिस यूजुअली, तो इसमें कौन सा दोगे डियर 97 में राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन सी जाएगा फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ठीक है, जहां पे ज्वाइंट रहता है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, यू आर टीचिंग कीजल एक्सरसाइज टू अ फीमेल पेशेंट, हर अंडरस्टैंडिंग of these exercise is correct when she states diet, है ना। यू आर टीचिंग किजल एक्सरसाइज टू अ फीमेल, फीमेल को ही किजल एक्सरसाइज यानी कि मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए डियर पेल्विक मसल्स को। द अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सरसाइज इज करेक्ट व्हेन दे स्टेट डाइट, that these exercise will reduce dribbling of my urine, yeah this exercise will reduce the recurrent urinary tract infections, get these exercise are for treating my hemorrhoids, या these exercise will reduce fecal incontinence। तो इसमें 98 में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, इसमें देखिए आप लोग कौन सा हो सकता है। तो इसमें डियर थोड़ा सा समझिएगा, पेल्विक आपका फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज के बारे में, अल्सो नॉन एज केजल एक्सरसाइज कहलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर कि दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस ड्रिबलिंग ऑफ माई यूरिन, ठीक है। केजल एक्सरसाइज का जो एम होती है, जो इसका उद्देश्य होता है, स्ट्रेंथिंग करना होता है द वॉलेंट्री मसल्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पब्बो क्वासिजियस मसल्स, क्या कहते हैं पब्बो क्वासिजियस मसल्स। देखिए डियर PUBOCOCY है ना, और यहीं से इसी पे डियर GUS, ये आपका मसल्स, ठीक है। या तो इसको वॉलंटरी मसल्स कहें या फिर पब्बो आपका देखिएगा कोसिजियस मसल्स, असिस्ट इन ब्लाडर एंड बावल कंटिन्यूस, ठीक है। इसको क्यों किया दैट इज असिस्ट इन ब्लाडर एंड बावल कंटिन्यूस। यदि पेशेंट जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है डियर, जो पेशेंट को हम लोग बताते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं, टाइटन द पेल्विक फ्लोर मसल्स फॉर कितने 5 सेकेंड के लिए, क्या करना पेल्विक मसल्स को टाइटन, बिल्कुल टाइट। सेकेंड
5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड के लिए डियर। एंड दिस इज रिपीटेड करते हैं 4 to 6 टाइम। कितने बार करते हैं डियर? 4 to 6 डेज रिपीट करते हैं, कम से कम 4 से 6 दिन के लिए। तो हम लोग क्या कर पाते हैं डियर? स्टॉप कर पाते हैं। एंड अ स्ट्रीम ड्यूरिंग यूरिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज कंट्रोल। तो उससे क्या होता है? यूरिन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो किजल एक्सरसाइज जो होता है डियर, हेल्पफुल रहता है फॉर वोमेन के लिए विद अर्ज स्ट्रेस एंड मिक्स इनकंटिनेंस। ठीक है, तो राइट आंसर जो हुआ डियर इसमें ऑप्शन ए हुआ। 5 to 10 सेकेंड याद रखिएगा, 4 to 6 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, यू आर असेसिंग अ पेशेंट ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालिटिक इलियस। द symptoms indicating this complication is when acute pancreatitis for the complication of paralytic ileus. तो द की सिम्टम्स होगा इंडिकेटिंग दिस कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन से मेरी करेंट वॉमिटिंग, बी में एब्डोमिनल पेन, सी में है इनएबिलिटी टू पास फ्लटर्स और डी में वाटरी डायरिया। तो 99 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 99 में ऑप्शन सी जाएगा, इनएबिलिटी टू पास फ्लटर्स। ठीक है, आ जाएगा डियर इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाइल ड्रेसिंग द एब्डोमिनल वुंड ऑन 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे you observe that some intestinal loops are protruding outside. This is called perforations, wound dilations, या वैस इज आपका वैसेसिरेशंस या इंटेस्टाइनल हर्निया। तो डियर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वुंड डायलेशंस वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका क्या क्या होता है डियर, चारों का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इसके अंदर में राइट आंसर आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यदि पूछा जाए कि 5th डे में पोस्ट ऑपरेटिव डे, फिफ्थ वुंड ऑन 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे, ये ऑब्जर्व जो करोगे इंटेस्टाइनल लूप आर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड आपका कहलाता है वाई सेक्रेशन। ठीक है, बाई क्रिएशन। ओके, तो ये हो गया डियर आपका। और परफोरेशंस का मतलब क्या होता है, ये सब तीनों चीजें के बारे में डियर आप लोग को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, ऑप्शन उन लाइसेंस के बारे में मैं बताऊं, ये चीज क्या है। उन लाइसेंस डियर आपका जो होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्जिकल इंसिजन और वुंड, पार्शियल और कंप्लीट जो होता है डियर सेपरेशन ऑफ वुंड इज दैट इज नॉन एज वुंड लाइसेंस। यानी डियर इसमें क्या होता है कि पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड का होगा, इसी को हम कहते हैं वुंड लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, और उन डाइसेंस इसमें होता है डियर, पेशेंट को क्या करना होता है इसमें उन डाइसेंस या फिर एबिस क्रिएशन। एबिस क्रिएशन यहाँ पे विस क्रिएशन है डियर। यदि आपको ऐसा पूछा जाए एबिस वाला, सी आर ए टी आई ओ एन, है ना, ये क्या होता है डियर इसके बारे में। तो ये आपका होता है डियर आपका प्रोट्रूशंस ऑफ ऑर्गेन्स थ्रू द सर्जिकल वुंड या फिर इंसिजन, थ्रू द सर्जिकल वुंड या फिर इंसिजन के द्वारा, तो हमारा एवियस क्रिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों है डियर आपका वुंड डाइसेंस या फिर एवियस क्रिएशन, यदि दोनों की बात करें डियर, तो पेशेंट को हम लोग जो प्लेस करते हैं स्पेस में लो फॉलर पोजिशंस में रखते हैं। ठीक है डियर, लो फॉलर पोजिशंस में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर आपका क्या है। ये आपका पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज या कार्डिक टेम्पोनेट या फिर फैल आपका फैल चेस्ट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, क्या होगा? फैलल चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, पेशेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट टिबिया इज यूजिंग आपका कुरेटेज ऑफ फॉर वॉकिंग। ठीक है, the complication result of improper use of आपका cretaceous for which regular assessment should be done। रेगुलर असेसमेंट क्या होना चाहिए डियर इसमें? वेनस थ्रोम्बोसिस, फुट ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप या सर्वाइकल स्पोन डायलोसिस। एम्स भोपाल में पूछा गया डियर। और 2 में राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, you identify that a polytrauma patient has gone into acute respiratory distress syndrome when polytrauma patient, ठीक है डियर देखिएगा, has gone into acute respiratory distress syndrome, he developed pallor and cyanosis, या you hear crackling sounds over the chest on auscultation,
या his respiratory rate goes up from 18 per minutes to 30 minutes 30 per minute, या his blood pressure falls from 140 by 80 millimeter of mercury to 90 by 60 millimeter of mercury. The polytrauma patient has gone into acute respiratory distress. ठीक है जी, acute respiratory distress syndrome. इसमें जो आपका हाइपोक्सिया कह दिया, हाइपोक्सिया जो होता है, हाइपोक्सीमिया, 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 ठीक है, ये जो होता है डियर, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. जब पेशेंट को डियर पॉलीट्रोमा इंजरी डेवलप कर रहा है, जब पॉलीट्रोमा इंजरी होगा डियर, तो इसमें पैलर एंड साइनोसिस हो जाता है. पेशेंट क्या होता है, पैलर एंड साइनोसिस डेवलप करता है. ठीक है, क्या करता है, पैलर एंड साइनोसिस डेवलप करती है डियर, और इसमें इम्पेयर हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन एंड पेशेंट हैज गॉन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है, तो इसमें डियर आपका पेशेंट को क्या हो रहा है, पेलर एंड साइनोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. सिग्निफिकेंट साइन पूछा है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का. डियर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि आप लोग देखिए इसमें सारे के सारे डिजीज कंडीशन आपको मिल रहा है डियर, और ये वाला आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, इसमें देखिएगा डियर ऑप्शन ए में क्या है, फ्रिक्वेंट वोमिटिंग, बी में क्या है, बाइल इन द वॉमिट, सी में क्या है, ब्लड इन द वॉमिट, और डी में क्या है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग. ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर 4 में क्या आ जाएगा डियर, तो राइट आंसर इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन अर्ली इंडिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. अर्ली इंडिकेशन फॉर डेवलप, तो डियर ऑप्शन सी में टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर्स, बी में है डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस, सी में वेंट्रिकुलर डिसएरिथमियाज, डी में मेमोरी चेंजेस. अर्ली की बात किया डियर, यदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया का पूछता है तो क्या क्या हो सकता है डियर, नमनेस होगा, टिंगलिंग ऑफ द फिंगर एंड टोस होगा, पॉजिटिव आपका होता है डियर, पॉजिटिव टोसेस साइंस एंड चॉस्टिक साइंस, देन सीजर्स होगा, इरेटिबिलिटी एंड एंजाइटी होता है डियर, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, डायरिया होता है, इसमें बीपी भी डिक्रीज करता है. इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा जा रहा है डियर, ऑप्शन ए जा रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर, जो झिनझिनाता है डियर, बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, एन अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइरेंजियल कैंसर. केरला पीएससी में पूछा स्टाफ नर्सिंग, जिसका वैकेंसी आ रखी है, स्टोमाटाइटिस या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस या हॉर्सनेस या डिस्फेजिया. इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर कर दे डियर अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे जिनका भी एग्जाम हो रिसेंट में, जिस उसका भी एग्जाम हो आरआरबी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है डियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.